अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फोर्थ लेसन। पिछले लेसन के अंदर हम लोगों ने साइनॉप्सिस राइटिंग के बारे में बात की थी कि साइनॉप्सिस कैसे लिखते हैं, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं और उसके साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या होते हैं और उनको किस तरह से हासिल किया जाता है। इसके अलावा हमने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो साइनॉप्सिस है उनका जो पूरा परफार्मा है वो डिस्कस किया था एंड डी मोंटमोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर का जो परफार्मा है साइनॉप्सिस का वो हमने डिस्कस किया। आज के जो लेसन है उसमें हम रिसर्च का जो नेक्स्ट स्टेप है साइनॉप्सिस के बाद जब आपको अप्रूवल मिल जाती है तो आप डेटा कलेक्शन के लिए जाते हैं। बट डेटा कलेक्शन से पहले आपको डेटा कलेक्टिंग टूल चाहिए होता है। वो टूल क्या होता है? हमारे पास क्वेश्चनेयर होता है या परफॉर्मा होता है। अब वो क्वेश्चनेयर हम कैसे बनाते हैं या कैसे चूज़ करते हैं अगर ऑलरेडी कोई क्वेश्चनेयर अवेलेबल हो, इसके मुतालिक आज हम बात करेंगे। एंड ऑब्वियसली क्वेश्चनेयर का बनाना ये यूज़ तो इसका इस लेवल के ऊपर होता है, बट क्वेश्चनेयर हम साइनॉप्सिस के साथ ही सबमिट कराते हैं इन ऑर्डर टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द एथिकल रिव्यू बोर्ड। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको साइनॉप्सिस के साथ ही सबमिट करानी पड़ती है, बट इसका चूँकि यूज़ यहाँ पे है यानी डेटा कलेक्शन से पहले इसकी यूज़ है, तो इसलिए मैंने अपने जो लेक्चर का सीक्वेंस है वो इस तरह से रखा हुआ है कि जहाँ पे हमें जिस स्टेप से गुजरना होगा उसी स्टेप के मुतालिक हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब अगर क्वेश्चनियर हम शुरू में डिस्कस करते तो वो आपको समझ ना आता। अब सारा प्रोसेस आपको समझ आ रहा है तो अब हम क्वेश्चनियर को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। क्वेश्चनेयर या परफॉर्मा होता क्या है? क्वेश्चनेयर इज़ अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट और टूल that consist of a set of questions for the purpose of gathering information from the respondents। ये एक आप यूँ कह लें कि ये एक टूल है जिसके ज़रिए आप अपने टारगेटेड सैंपल से डेटा कलेक्ट करते हैं। और इसके अंदर जो नेक्स्ट लिखा हुआ है कि रिसर्च क्वेश्चनेयर इज़ टिपिकली बट नॉट नेसेसरी मिक्स ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इसके अंदर क्या होता है कि टिपिकली तो ये हम कह सकते हैं कि क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस उसमें होते हैं और उसका मिक्सचर होता है, बट ज़रूरी नहीं है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्लोज एंडेड क्वेश्चन से पूरे हो रहे हैं तो आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाते हैं। अगर आपके ऑब्जेक्टिव ओपन एंडेड क्वेश्चन से पूरे हो रहे हैं तो आप ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाते हैं। अगर आप कहते हैं कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके अंदर दोनों का जो है वो अपना अपना रोल है तो आप उनका मिक्सचर बनाकर उस क्वेश्चनियर को बनाते हैं। ठीक है, तो इस पे ये इसकी डेफिनेशन हो गई क्वेश्चनियर होता क्या है और किस लिए इस्तेमाल होता है और वो किस चीज़ से बना होता है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब क्वेश्चनियर्स के टाइप्स क्या हैं? क्वेश्चनेयर के 3 टाइप्स हैं हमारे पास। या तो रेडीमेड क्वेश्चनेयर होते हैं जो ऑलरेडी जिनका जो स्टडीज़ हुई हैं उनके अंदर जो क्वेश्चनेयर इस्तेमाल हुए हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सो हम उनमें से कोई क्वेश्चनेयर उठा के अपने स्टडी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं रेडीमेड क्वेश्चनेयर। एज सच कोई टाइप्स नहीं है क्वेश्चनेयर के, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग मैंने उसको 3 बेसिक जो उसके टाइप्स हैं उनमें डिवाइड किया ताकि आप लोगों को समझ आ सके। सेकंड जो है वो है मॉडिफाइड क्वेश्चनेयर। अगर आपकी स्टडी ऐसी है जो ऑलरेडी परफॉर्म्ड या जो स्टडीज़ हैं ऑलरेडी जो रिसर्चेस कंडक्ट हुई हैं उनसे रेलिवेंट है या रिलेटेड है तो आप अपना उनका क्वेश्चनेयर इस्तेमाल करते हुए उनमें कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन या एडिटिंग करते हैं तो एक नया क्वेश्चनेयर बनाते हैं, यानी विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन एज वेल एज द न्यूली एडेड इंफॉर्मेशन और क्वेश्चंस। तो उसको क्या कहते हैं? मॉडिफाइड क्वेश्चनेयर कहते हैं। और एक होता है कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड न्यूली डिज़ाइंड क्वेश्चनेयर। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स या आपकी स्टडी ऐसी है जिसके रिलेवेंट या जिससे रिलेटेड पहले कोई स्टडी नहीं हुई, यानी कम्प्लीटली नॉवल टाइप ऑफ स्टडी आप कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? एक नया क्वेश्चनेयर बनाते हैं, एक नई परफॉर्मा बनाते हैं। उस परफॉर्मे को क्या कहते हैं? उसको हम सिंपली कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड न्यूली डिज़ाइंड क्वेश्चनेयर है ये। तो ये 3 बेसिक टाइप्स होते हैं। या तो हम रेडीमेड क्वेश्चनेयर इस्तेमाल करते हैं या रेडीमेड में से कुछ चेंजेस करके उसको इस्तेमाल करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, या फिर खुद अपना एक नया क्वेश्चनेयर बनाते हैं। तो इस तरह से इसके ये 3 टाइप्स हैं।
अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कौन सा क्वेश्चनेयर चूज़ करना है और किस तरह से चूज़ करना है। तो सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारी स्टडी के। अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स प्रीवियसली कंडक्टेड स्टडीज से रिलेवेंट है या रिलेटेड है या सिमिलर है, तो हम उनमें से कोई क्वेश्चनेयर चूज़ करते हैं जो मोस्ट रिलेवेंट हो, जो मोस्ट मैचिंग हो, उसमें से कोई क्वेश्चनेयर उठा के वो हम उसमें मॉडिफिकेशन कर लेते हैं या एज इट इज़ उसको यूज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं स्टडी सेटिंग क्या है, यानी आप जिस इलाके में स्टडी कर रहे हैं, अगर कोई ऐसी स्टडी हुई है फॉर एग्जांपल सिंध के पॉपुलेशन के ऊपर या सिंध के अंदर कोई ऐसा रिसर्च हुआ जो केपी के अंदर नहीं हुआ और आप उसी रिसर्च को रिपीट करना चाहते हैं केपी के अंदर, तो ऑब्वियसली आप वही क्वेश्चनर इस्तेमाल करेंगे जो सिंध पॉपुलेशन के ऊपर यूज़ हुआ था या उस रिसर्च के दौरान यूज़ हुआ था जिसको आप रिपीट करना चाहते हैं किसी और सेटिंग के अंदर। तो इस तरह से सेटिंग और इसी तरह से पॉपुलेशन है, अगर किसी एक पॉपुलेशन के अंदर एक स्पेसिफिक स्टडी हुई है और आप दूसरे पॉपुलेशन के ऊपर उसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप डेमोग्राफिक चेंजेस के साथ या विदाउट चेंजेस के साथ, इट मीन्स ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें चेंजेस लाते हैं या नहीं, आप उनमें चेंजेस लाना ज़रूरी समझते हैं कि नहीं। तो उसी हिसाब से आप उसको मॉडिफिकेशन करके आप या ऑलरेडी क्वेश्चनर इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर मॉडिफाई करते हैं उसको। इसी तरह स्टडी डिज़ाइन के ऊपर वो करता है, मैटर करता है। अगर एक कोहोर्ट स्टडी हुई है और आपकी स्टडी क्रॉस सेक्शनल है या एक क्लिनिकल ट्रायल हुआ है और आपकी स्टडी वो एक कोहोर्ट है, तो वो दोनों आपस में डिफर करते हैं, तो आप एक दूसरे का क्वेश्चनर यूज़ नहीं कर सकते, तो आप एक नया क्वेश्चनर जनरेट करते हैं या उसमें चेंजेस करते हैं। तो ये चीज़ें आपकी क्वेश्चनर चॉइस को इफ़ेक्ट करती है। ये वो फैक्टर्स हैं जो आपकी क्वेश्चनर चॉइस को डिटरमिन करती है कि आपने कौन सा क्वेश्चनर सेलेक्ट करना है। आया आपने ऑलरेडी अवेलेबल क्वेश्चनर को यूज़ करना है या उसमें कोई मॉडिफिकेशन करके उसको अप्लाई करना है या फिर अपने ऑब्जेक्टिव बेस्ड एक नया क्वेश्चनर आपने डिज़ाइन करना है। फिर फिजिबिलिटी है, अगर कोई क्वेश्चनर ऐसा है जो कि ज़्यादा कोई ऐसे रिसर्च से रिलेटेड है जिसके ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स थे और आपके लिए उतने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स फिजिबल नहीं है, आप किसी एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करना चाहते हैं, उस स्टडी से रिलेटेड किसी एक चीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आप फिर अपनी फिजिबिलिटी के तहत उनमें से वो जो अननेसेसरी ऑब्जेक्टिव्स होती है जो आपके काम की नहीं होती, उनको सब्ट्रैक्ट करके आप एक मॉडिफाइड क्वेश्चनर बनाते हैं। इसी तरह मटेरियल्स एंड मेथड्स भी आप देखते हैं कि क्या जो मटेरियल्स एंड मेथड्स उस स्टडी में इस्तेमाल हुए थे, क्या मैं इस काबिल हूँ कि उन मटेरियल्स को इस्तेमाल करूँ या वो मेथड्स को इस्तेमाल करूँ, या क्या मेरी स्टडी का जो डिज़ाइन है वो उन मेथड्स से रिलेवेंट है कि नहीं है। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए आप अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चनर है वो डिज़ाइन करते हैं। सिंपल इज़ दैट कि ये जो फैक्टर्स है ये आपकी क्वेश्चनर चॉइस को अफेक्ट करती है। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि रेडीमेड जो क्वेश्चनर होते हैं वो किन किन सिचुएशन में आपने सेलेक्ट करना है। आप रेडीमेड क्वेश्चनर किन किन सिचुएशन के अंदर एज इट इज़ उठा के आप अपने स्टडी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अ स्टडी दैट वाज ऑलरेडी कंडक्टेड इन वन पॉपुलेशन एंड यू वांट टू कंडक्ट द सेम स्टडी इन अदर पॉपुलेशन। अगर एक पॉपुलेशन के अंदर एक स्टडी कंडक्ट हुई है और आप दूसरी पॉपुलेशन के अंदर वही स्टडी रिपीट करना चाहते हैं, तो आप वही क्वेश्चनर जो उस पॉपुलेशन के ऊपर यूज़ हुआ था या उस स्टडी जो प्रीवियस स्टडी थी उसके अंदर यूज़ हुआ था, आप वही क्वेश्चनर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है, अ स्टडी कंडक्टेड मेनी ईयर्स अगो एंड यू वांट टू रिकंडक्ट द सेम स्टडी इन ऑर्डर टू डिटरमिन द न्यू स्टेटिस्टिक्स। अब कोई स्टडी हुई है 10 साल पहले, यानी 2010 के अंदर एक स्टडी हुई थी किसी इलाके में, या फिर 2000 के अंदर स्टडी हुई थी, आज से 20 साल 10 साल पहले किसी इलाके के अंदर किसी डिजीज़ की प्रेवेलेंस के ऊपर स्टडी हुई थी। उसके बाद कोई स्टडी नहीं हुई और आप कहते हैं कि मैं 2023 के अंदर उसके ऊपर दोबारा से उसी इलाके के अंदर वही स्टडी करना चाहता हूं ताकि मैं न्यू स्टेटिस्टिक देख सकूं कि 2000 के अंदर तो इस यानी 2001 2002 के अंदर तो किसी ख़ास डिजीज़ की ये प्रिवेलेंस थी। अब प्रिवेलेंस क्या है 20 साल के बाद, तो उस चीज़ को आपने देखने के लिए फिर क्या करना है, उसी क्वेश्चनर को आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव सेम है, ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं हुए, वहाँ पे सिर्फ टाइम ड्यूरेशन चेंज हुआ, वहाँ पे सिर्फ टाइम का डोमेन आ रहा है, ऑब्जेक्टिव्स चेंज नहीं हुए, पॉपुलेशन चेंज नहीं हुआ, सेटिंग चेंज नहीं हुई। तो आप
सेम क्वेश्चनेयर दोबारा से यूज़ करके दोबारा से अपनी स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं और एक अपडेटेड इंफॉर्मेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। थर्ड नंबर जो चीज़ है, अ स्टडी विच वाज प्रीवियसली कंडक्टेड बट यू फाइंड एनी रिसर्च गैप लाइक लिमिटेशंस ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स या प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ बायसनेस और any other thing that make it necessary for the study to be reconducted। यह कोई स्टडी प्रीवियसली कंडक्ट हुई है और उसके ऑब्जेक्टिव्स भी ठीक थे, उसके मेथडोलॉजी भी ठीक थी, सब कुछ ठीक था, बट स्टिल देयर इज एनी रिसर्च गैप जिसमें बायसनेस आ जाती है या सैम्पलिंग टेक्निक आ जाती है या सैम्पलिंग साइज आ जाता है। अगर कोई स्टडी हुई है 20 पेशेंट के ऊपर और अभी वो मज़ीद ज़्यादा हो गए पेशेंट, या आप कहते हैं कि नहीं अब मैं कोई 200 पेशेंट, उसी स्टडी को मैं 200 पेशेंट के ऊपर करना चाहता हूँ, 200 जो है सब्जेक्ट्स वो मेरा सैम्पल साइज होगा, तो आप वही क्वेश्चनर इस्तेमाल करेंगे और मोर एक्यूरेट रिजल्ट की तरफ आप जाएंगे, तो वही क्वेश्चनर आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्योंकि ये स्टडी जो प्रीवियसली कंडक्ट हुई थी वो 20 सब्जेक्ट्स के ऊपर हुई थी, 20 सब्जेक्ट्स के ऊपर हुई थी, एंड आई वांट टू रिपीट द सेम स्टडी ऑन 200 सब्जेक्ट्स या 1000 सब्जेक्ट्स, तो ऑब्वियसली जितना बड़ा सैंपल साइज होगा उतने एक्यूरेट रिजल्ट आएंगे, उतने जो है वो एग्जैक्ट चीज़ की तरफ टू द पॉइंट हम जाएंगे। वो एक्यूरेसी की बात है कि जितने ज़्यादा बड़ा सैंपल आप लेंगे उतने आप एक्यूरेट रिजल्ट की तरफ जाते हैं। तो आप कहते हैं कि मैंने 20 की बजाय 1000 सैंपल लेना है, 1000 सैंपल साइज लेना है, तो क्या करना है आपने, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह चेंज नहीं हुए, तो आप उसी क्वेश्चनर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है रेडीमेड वो कंडीशन जिनके अंदर आप रेडीमेड क्वेश्चनर को इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है कि मॉडिफाई अ रेडीमेड क्वेश्चनर एंड when to modify a ready-made questionnaire and design a semi-modified one। अब वो कंडीशंस कौन से हैं जिसके अंदर आप एक ऑलरेडी प्रेजेंट जो क्वेश्चनर है उसको मॉडिफाई करते हैं और एक सेमी मॉडिफाइड क्वेश्चनर बनाते हैं, यानी वो क्वेश्चनर जो प्रीवियसली अवेलेबल था उसमें अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से, अपनी फिजिबिलिटी के लिहाज से, अपनी सेटिंग के लिहाज से चेंजेस करके आप एक नया क्वेश्चनर बनाते हैं। तो वो किन कंडीशन है, अ स्टडी दैट वाज ऑलरेडी कंडक्टेड इन वन पॉपुलेशन एंड यू वांट टू कंडक्ट द सिमिलर स्टडी। यहाँ पे सेम नहीं है, ऊपर के अगर हम देखें पिछली स्लाइड में हमने कहा था कि सेम स्टडी वही स्टडी, बट यहाँ पे हम सिमिलर स्टडी कहते हैं, सेम स्टडी नहीं कहते, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं कुछ डिविएट कर रहे हो सकते हैं हमारे मेथडोलॉजी जो है वो डिविएट कर रहा हो, सैम्पल साइज हो सकता है डिविएट कर रहा हो, तो उस लिहाज से फिर हम चेंजेस करते हैं क्वेश्चनर के अंदर, जो ऑलरेडी अवेलेबल क्वेश्चनर है उसमें कुछ चेंजेस करके अपने हिसाब से, तो उस तरह फिर हम क्या करते हैं, एक सेमी मॉडिफाइड क्वेश्चन जनरेट करते हैं। सही है। इसी तरह a study already conducted and you want to reconduct the same study in order to determine the new statistic with sub modified objectives। अगर एक स्टडी हुई है और आप उसको दोबारा कंडक्ट करते हैं बट आपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स में भी चेंजेस की थी, अब पिछले स्लाइड में अगर हम देखें उसमें भी रिकंडक्ट की बात हुई थी, बट वहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव चेंजेस की मैंने बात नहीं की, वहाँ पे मैंने कहा कि काफ़ी साल पहले हुई थी और आप न्यू स्टैटिस्टिक्स डिटरमिन करते हैं विदाउट चेंजिंग एनी ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे सम मॉडिफाइड ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपने ऑब्जेक्टिव्स भी चेंज किए हैं, तो ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली चेंज होंगे तो आपका क्वेश्चनर भी चेंज होगा, आपके रिस्पॉन्सेज भी चेंज आएंगे। तो इसी तरह से हम जो ऑलरेडी क्वेश्चनर था उससे सिमिलर स्टडी थी और हमने मॉडिफाइड ऑब्जेक्टिव उसमें ऐड किए या जो ऑलरेडी क्वेश्चंस थे उसमें से कुछ माइनस किया, तो उस हिसाब से हमने एक मॉडिफाइड क्वेश्चनर जनरेट करना है। चेंजिंग ऑफ अ क्वेश्चनर रिगार्डिंग द रिलेवेंसी एंड फिजिबिलिटी। ऑब्वियसली अगर कोई क्वेश्चनर काफ़ी लंबा है या किसी ऐसी स्टडी का है जो काफ़ी आपके लिए फिजिबल नहीं है या आपसे रेलिवेंट नहीं है, लेकिन उसके कुछ जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल एक स्टडी हुई है रिगार्डिंग प्रोफेशनलिज्म या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या किसी और फील्ड से, फॉर एग्जांपल बिजनेस की फील्ड से हुई है या एजुकेशन की फील्ड से हुई है और आप उसको हेल्थ की फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी रिलेवेंसी तब्दील हो गई। तो अब जब रिलेवेंसी तब्दील हो गई तो आपके ऑब्जेक्टिव्स भी तब्दील हो गए, रिलेवेंसी तब्दील हो गई, फिजिबिलिटी तब्दील हो गई, तो आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो
उसी स्टडी के अंदर क्वेश्चनेयर इस्तेमाल किया हुआ था, उसी को लेकर उसमें चेंजेस करके अपने रिलेवेंट उसको मॉडिफाई करके एक नया क्वेश्चनेयर डिज़ाइन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ सेमी मॉडिफाइड क्वेश्चनेयर। मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो है वो ये है कि अगर हमारी कोई स्टडी ऐसी है जो पहले कभी नहीं हुई, कोई नॉवल चीज़ हमने इंट्रोड्यूस करवाई है और उसके ऊपर हम रिसर्च करना चाहते हैं, या कोई नया आइडिया है, या हमारे जहन में कोई नया सवाल है, या कोई न्यू हाइपोथेसिस है जिसके ऊपर हम स्टडी करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए जो क्वेश्चनेयर डिज़ाइन करते हैं, ओबियसली पहले कोई स्टडी नहीं हुई तो क्वेश्चनेयर भी नहीं होगा, तो हम एक नया क्वेश्चनेयर जनरेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चनेयर, न्यूली डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चनेयर। तो आप क्या करते हैं, वो कौन सी कंडीशन है, व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर अ स्टडी दैट इज़ कम्प्लीटली नॉवल एंड द ऑब्जेक्टिव्स डोंट मैच एनी ऑफ द प्रीवियसली अवेलेबल स्टडीज़। आप ऐसे टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं जो कि कम्प्लीटली नॉवल है और प्रीवियस स्टडी उसके रिलेटेड उससे मैच नहीं करते या अवेलेबल नहीं है, या उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कम्प्लीटली नॉवल है और प्रीवियसली स्टडी के साथ कोई कोइंसाइडमेंट नहीं है, तो आप क्या करते हैं, एक अपना क्वेश्चनेयर डिज़ाइन करते हैं। या ऐसे हालात है व्हेन यू आर हिट बाय एनी नॉवल डिजीज और सिचुएशन दैट इज़ अननोन टू ह्यूमन बीइंग, एक ऐसी सिचुएशन या डिजीज़ आ गई जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए अननोन है, तो आपने फिर क्या करना है, अपना एक क्वेश्चनेयर बनाना है उसी डिजीज़ या उसी सिचुएशन के रिलेटेड। तो इस तरह से आपको एक नए क्वेश्चनेयर की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट उसमें कि किस तरह बनाते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं क्वेश्चनेयर बनाने के, और किसको ये अथॉरिटी हासिल है कि वो आपके क्वेश्चनेयर की अप्रूवल दे, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करते हैं। व्हेन यू आर अ पायनियर ऑफ न्यू फील्ड और न्यू एरा, अगर आप किसी न्यू फील्ड के शुरुआत के वो है ना, वो कहते हैं ना कि जंग के आगाज़ करने वाले सिपाही हैं, तो उसमें फिर देखा जाएगा कि आप कोई न्यू फील्ड, अगर कोई न्यू स्टडी, कोई न्यू सब्जेक्ट्स, कोई ऐसी फील्ड के ओपनर हैं जहाँ पे पहले कोई काम नहीं हुआ, तो फिर आपको क्या करना होगा, उसके रिलेटेड अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करके तो आपने एक अपना क्वेश्चनेयर बनाना होगा। इसको कहते हैं कि आप एक पायनियर ऑफ न्यू फील्ड है या न्यू एरा है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको क्या करना होता है, फिर एक नया क्वेश्चनेयर बनाना होता है, और नया क्वेश्चनेयर कैसे बनाते हैं वो आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब आप क्वेश्चनेयर तो आप बना लेंगे, अथॉरिटी कौन होगी कि आपको इजाज़त दें, यानी कौन डिफाइन करेगा कि आप ये क्वेश्चनेयर यूज़ कर सकते हैं। आप क्वेश्चनेयर आपने चूज़ कर लिया कि मैंने ये वाला करना है, फॉर एग्जांपल मैंने रेडीमेड करना है, या सेमी मॉडिफाइड करना है, या फिर मॉडिफाइड करना है, यानी कम्प्लीटली न्यू जो क्रिएट किया आपने, वो कौन डिफाइन करेगा, कौन आपको किससे परमिशन लेनी होगी। तो ऑब्वियसली जो अल्टीमेट अथॉरिटी है आपकी, जो आपके जिसको आपने क्वेश्चनेयर सबमिट कराना होता है सिनॉप्सिस के लिए, वो ERB या IRB होता है, इंस्टीट्यूट रिव्यू बोर्ड या एथिकल रिव्यू बोर्ड। बट क्वेश्चनेयर की परमिशन चूँकि कॉपीराइट या एथिकल वो जो रिक्वायरमेंट्स है कि आप किस किस का क्वेश्चनेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई रिसर्च किया तो मेरा क्वेश्चनेयर कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक वो मुझसे नहीं पूछता, सही है, तो उसको परमिशन लेनी होती है। लेकिन अब रेडीमेड क्वेश्चनेयर के हम पहले पढ़ते हैं कि उसकी परमिशन किससे लेनी होती है। रेडीमेड क्वेश्चनेयर अगर WHO ने कोई रिसर्च कंडक्ट किए, UNHCR ने कोई रिसर्च कंडक्ट किए, या PRCS ने किया, WHO मीन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन या जो भी है आगे, उसने कोई रिसर्च कंडक्ट किए, या पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने किया है, तो ये जितने भी इदारे हैं अगर इन्होंने कोई रिसर्च कंडक्ट किया है, या कोई गवर्नमेंट ने किया है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, और वो रिसर्च ओपन है मीन पब्लिक के लिए, तो इनके क्वेश्चनेयर आप विदाउट एनी परमिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर WHO ने कोई रिसर्च किया और क्वेश्चनेयर इस्तेमाल किया है तो आप उनके क्वेश्चनेयर को विदाउट परमिशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको किसी से कॉपीराइट की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह UNHCR और PRCS वगैरह जितने भी इदारे हैं,
जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या जो फलाई इदारे। इसी तरह अगर गवर्नमेंट ने कोई पब्लिक के लिए कोई रिसर्च कंडक्ट करवाई है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई है उसने कोई रिसर्च कंडक्ट करवाई है तो फिर उसकी भी आपको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती अक्सर। लेकिन अगर एक रिसर्चर ने कोई कंडक्ट किया, मेरे जैसा कोई इंडिविजुअल है या कोई टीम है जो किसी इदारे से एफिलिएटेड नहीं है, तो अगर उन्होंने कोई रिसर्च किया और अपना कोई क्वेश्चनेयर बनाया है उन्होंने, तो अब उसका क्वेश्चनेयर अगर आप रेडीमेड क्वेश्चनेयर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा, आपको उससे परमिशन लेनी होगी। इधर आप उसको एप्लीकेशन लिखेंगे और ईमेल करेंगे या किसी भी तरह से कांटेक्ट करके उसका आप रिटन फॉर्म में या ईमेल के फॉर्म में, यानी आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए कि उस रिसर्चर ने मुझे परमिशन दी और मैंने उसका क्वेश्चनेयर इस्तेमाल किया। तो इस तरह से रिसर्च क्वेश्चनेयर की परमिशन आपने हासिल करनी है। अगर मॉडिफाइड क्वेश्चनेयर आपने यूज़ करना है तो इनके तो वही बात है कि इनके रिसर्च आप अपनी तरफ से जो है चेंज करके आप मॉडिफाइड क्वेश्चनेयर बना सकते हैं, कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट थर्ड वाले में वही बात दोबारा आ जाती है कि उसको आपको परमिशन लेनी होती है। लेकिन अगर आप उस रिसर्च क्वेश्चनेयर को देख के आप थोड़ा सा उसमें चेंजेस ला के अगर आप अपना क्वेश्चनेयर डिज़ाइन करते हैं, यानी एग्जैक्ट उसके स्टेटमेंट यूज़ नहीं करते, अगर आप उसी के स्टेटमेंट यूज़ करोगे तो फिर आपको साइनॉप्सिस के अंदर बताना भी पड़ेगा कि मैंने फलां का रिसर्च इस्तेमाल किया है, इस केस में भी और इसमें भी। लेकिन अगर आप उसके स्टेटमेंट को ही चेंज कर दें, सही है, और उसके सारे चीज़ों को ही चेंज करके उसको देख के मैं अपना क्वेश्चनर डिज़ाइन कर लेते हैं, रेलिवेंट होगा, बट फिर आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट एथिकल यही है कि आप फिर भी उससे परमिशन ले लें ताकि कल को आपको अनएथिकल उसके ऊपर ब्लेम ना कर सकें। इसके अलावा जब ये बात आ जाती है कि अगर मैं खुद क्वेश्चनर डिज़ाइन करता हूँ, अपने ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चनर डिज़ाइन करता हूँ, तो फिर कौन अलाउ करेगा, कौन स्टैंडर्डाइज करेगा कि मेरा जो क्वेश्चनर है वो क्या है, एक अच्छा क्वेश्चनर है और मैं उसको रिसर्च में इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऑब्वियसली हम जो क्वेश्चनर बनाते हैं वो उसकी स्टैंडर्ड का कौन गारंटी देगा, कौन अप्रूवल देगा। तो सबसे पहले जिस फील्ड के या जिस डिपार्टमेंट का रिलेटेड आप रिसर्च कर रहे हैं, जिसका सुपरवाइज़र आपके पास है या को सुपरवाइज़र जो भी है आपका मेंटोर, तो वो रेलिवेंट डिपार्टमेंट आपका क्वेश्चनर चेक करेगा, आपके ऑब्जेक्टिव्स को देखेगा और फिर उसका जो बेसिकली तो यही कहा जाता है कि आपने 2 प्रोफेसर, फुल प्रोफेसर या एक प्रोफेसर एक एसोसिएट प्रोफेसर से आपने अप्रूवल लेनी होती है उसी डिपार्टमेंट के। लेकिन ये आपकी IRB या ERB के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो आपकी सिर्फ HOD के सिग्नेचर से या अप्रूवल से ही एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, वो एक्सेप्ट हो जाता है, उसका इतना इशू नहीं रहता। बट आपका क्वेश्चनियर इस काबिल होना चाहिए कि वो आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेवेंट हो और आपका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या वो आपको, या जो 2 प्रोफेसर आपके डिपार्टमेंट के फुल, वो आपको इसको अलाउ करे, अप्रूवल दे दे। उसके बाद IRB वाले भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनका इतना मसला नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू मेक अ क्वेश्चनियर। अब वो जो 2 चीज़ें थी वो तो हमारे पास ऑलरेडी रेडीमेड थी, उनमें कोई इतना काम नहीं था। लेकिन अगर हम अपना ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चनियर बनाना चाहते हैं तो फिर हमें कौन कौन से काम करने होंगे। एक तो उसके बेसिक कंपोनेंट्स को हमने कंसीडर करना है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बेसिक कंपोनेंट्स है। और उसके बाद 4 स्टेप्स के अंदर उन कंपोनेंट्स को देखते हुए 4 स्टेप्स के अंदर हमने उस क्वेश्चनियर को डिज़ाइन करना है। 4 स्टेप्स जो है उसके बेसिक फीचर्स होंगे। उससे पहले हमने सबसे पहले कंपोनेंट्स को देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। 2 कंपोनेंट्स को हम 2 में डिवाइड करते हैं, एक नॉन कांस्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं ये, एक होते हैं कांस्टेंट कंपोनेंट्स। कांस्टेंट कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो तकरीबन हर क्वेश्चनियर के अंदर कांस्टेंट रहते हैं विद अ लिटिल बिट मॉडिफिकेशन और डेविएशन। ये तकरीबन हर क्वेश्चनियर के अंदर सेम ही रहते हैं। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो सेम रहती है, वो एक ये है कि टाइटल, यानी आपके हर क्वेश्चनियर के परफॉर्मा में क्या होता है, टाइटल लाजमी मेंशन होता है, टाइटल के बगैर कोई परफॉर्मा नहीं होता। उसके बाद कंसेंट लाजमी होता है, कंसेंट के बगैर कोई आप डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते किसी भी रिस्पोंडेंट से, वो लाजमी मेंशन होता है। और तीसरी चीज़, बायोडेटा ऑफ द रिस्पोंडेंट लाजमी प्रेजेंट होता है। 2 बायोडेटा वेरी करता है, कभी आपको उसके एड्रेस की भी ज़रूरत होगी, नेम की भी ज़रूरत होगी, कॉन्टैक्ट नंबर की ज़रूरत होती, हो सकता है आपके स्टडी में उसको सिर्फ
एज और जेंडर की ज़रूरत हो तो आप सिर्फ उसको बायोडाटा के अंदर मेंशन करते हैं, बट समहाउ बायोडाटा एग्जिस्ट करता है लाजमी। उसके बाद है नॉन कांस्टेंट कंपोनेंट्स। नॉन कांस्टेंट कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से वेरी करते हैं। वो क्या है? नंबर ऑफ द क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस हैं, जितने आपके ऑब्जेक्टिव्स ज़्यादा होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, उतने ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। जितने आपके ऑब्जेक्टिव्स टू द पॉइंट होंगे और कम होंगे तो उतने कम क्वेश्चंस बनेंगे। इसी तरह टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस, फिर टाइप ऑफ द क्वेश्चन भी वेरी करते हैं। कुछ लोग ओपन एंडेड इस्तेमाल करते हैं, कुछ क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड कौन से क्वेश्चन होते हैं? ओपन एंडेड वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप रिस्पोंडेंट को ये इख्तियार देते हैं कि वो किस तरह से आंसर करे, उसकी मर्जी होती है। यानी आप एक खाली जगह उसको दे देते हैं और आप उससे क्वेश्चन कर लेते हैं कि इसका आप आंसर दे दो। क्लोज एंडेड क्या होता है? क्लोज एंडेड में आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं और फिर आपको उसको आंसर भी बताते हैं, 1 2 3 करके, 4 करके। जिस तरह MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उस तरह आप उसको आंसर भी बता देते हैं और आप उसको बाउंड कर लेते हैं कि उसने इन्हीं 3-4 ऑप्शन में से एक को सेलेक्ट करना है। समझ आ गई? तो इसमें ओपन एंडेड में आप उसको ओपन हैंड दे देते हैं कि वो जिस तरह मर्जी आंसर करें, लेकिन क्लोज एंडेड में आप उससे क्वेश्चन तो कर लेते हैं बट आप आंसर्स भी साथ बता देते हैं और उसको कह देते हैं कि आप इन 4 में से ही एक को सेलेक्ट करें। तो दिस इज कॉल्ड ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। तो ये कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट कंपोनेंट्स को से पूरा क्वेश्चनर हमने बनाना है, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है कि प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। कौन कौन से प्रिंसिपल है? सिंपल एवरीडे लैंग्वेज आपने इस्तेमाल करनी है जिसको रिस्पोंडेंट समझ सके। जार्गन और टेक्निकल टर्म्स आपने यूज़ नहीं करने। जार्गन टर्म्स और टेक्निकल टर्म्स वही होते हैं जो किसी प्रोफेशनल लोगों को तो समझ आती है बट आम इंसान को समझ नहीं आती, आम पब्लिक को समझ नहीं आती, यानी मेडिकल टर्म्स हो गए वगैरह। अवॉइड एम्बिग्विटी, डबल बेल्ड क्वेश्चंस, इसके अलावा अवॉइड डबल नेगेटिव्स, अवॉइड मेकिंग सजेस्टिव स्टेटमेंट्स और assumptions अबाउट द रिस्पोंडेंट्स, प्रोवाइड सफिशिएंट इंस्ट्रक्शन एंड प्रॉब्स। और क्वेश्चन के बारे में आप इंस्ट्रक्शन उसको बता दें जैसे आपने फिल करवाना है। प्री कोडेड क्वेश्चन शुड ऑफर सफिशिएंट रिस्पांस कैटेगरीज। उसके बाद व्हेन आस्किंग पीपल टू रिकॉर्ड पास्ट इवेंट प्रोवाइड टेम्पोरल फ्रेम, यानी ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप उससे कोई पास्ट के इवेंट्स की कोई बात पूछना चाह रहे हो तो उसको आप बताओ, उसको आप हिंट दे दो कि कितने वीक से, कितने ईयर से और कितने मंथ से ये कोई अगर आप उसके साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो वो कितने टाइम से है। यानी आप उसको अगर आप वैसे पूछे कि कितने टाइम से है तो ही में भी मीन कि वो कितने घंटों का पूछ रहे हैं या कितने दिनों का पूछ रहे हैं या कितने महीनों का पूछ रहे हैं। तो आप उसको एग्जैक्ट बता दें कि आप कितने वीक से ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं या कितने सालों से आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इस तरह से जब भी आप फ्रेम ऑफ टाइम में कोई बात पूछते हैं तो आप उसको हिंट भी देते हैं कि आपने किस तरह से आंसर करना है। आया आपने वीक्स में बताना है मुझे, या आपने ईयर्स में बताना है, या आवर्स में बताना है, या कैसे बताना है, तो वो आपने उसको हिंट देना होता है। ये बेसिक प्रिंसिपल्स है जो आपने अपना क्वेश्चनियर बनाते वक्त आपने जहन में रखने होते हैं। उसके बाद आते हैं स्टेप्स के कौन कौन से स्टेप्स हैं। स्टेप 1 जो है आपने पर्पसेस को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लेरिफाई करने। सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, यानी आपके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कोई एम्बिग्विटी ना हो, तो फिर आप उसके बाद क्वेश्चनियर की तरफ जाते हैं। यू शुड बी अवेयर ऑफ योर पर्पस सो यू विल नो हाउ टू डिज़ाइन, लेआउट, टेलर योर मेडिकल क्वेश्चनियर्स कंटेंट। तो आपको पता होगा कि मैंने अपने क्वेश्चनियर के कंटेंट को कैसे टेलर करना है, कैसे उसका लेआउट बनाना है और कैसे उसको डिज़ाइन करना है जब आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है वो मेडिकल क्वेश्चनियर बनाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी एक शख्स को एम्प्लॉयमेंट देनी है, उससे कोई चीज़ आपने पूछनी है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं, वो चीज़ आप ओपीडी के अंदर या वार्ड के अंदर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह से रिलेवेंसी के अंदर या ऑब्जेक्टिव्स के अंदर अगर एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव है सही, तो वो फिर एक अलग ऑब्जेक्टिव है, और वार्ड के अंदर पेशेंट पड़ा हुआ है, उसके साथ कोई मेलिग्नेंसी का प्रॉब्लम चल रहा है तो वहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरह आप ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करें, पहले प्रॉपर क्लेरिफाई करें, उसके बाद आप क्वेश्चनियर के ऊपर काम शुरू करें ताकि आपका कंटेंट जो है वो टू द पॉइंट रहे, इजी रहे और
ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड रहे या रिलेवेंट रहे। उसके बाद स्टेप 2 के अंदर आपने क्या करना होता है, रिमेंबर दोज बेसिक पार्ट्स ऑफ अ मेडिकल क्वेश्चनेयर डिस्कस्ड अर्लियर। ऑब्वियसली वो जो 2 कंपोनेंट्स थे, जो 2 पार्ट्स थे, वो तो आपने लाजमी याद रखना है। डोंट फॉरगेट देम इन योर ओन क्वेश्चनेयर टू, दोज एलिमेंट्स make a complete medical questionnaire anyway, so be sure you insert the title obviously title के बगैर ये कोई क्वेश्चनेयर नहीं होता। उसके बाद एप्लीकेंट्स के इंफॉर्मेशन या पेशेंट के बायोडाटा वगैरह एंड सो ऑन। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली अरेंज द डिटेल्स ऑन द क्वेश्चंस एंड चॉइसेस ऑफ द आंसर्स रादर देन जस्ट इंसर्टिंग ईच एलिमेंट ब्लाइंडली। और आपने सिर्फ क्वेश्चन के अंदर ऐसी बेतुकी बातें, ऐसे ऑब्जेक्टिव से अनरिलेवेंट इरिलेवेंट कोई चीज़, या मतलब एक बाज़ लोग होते हैं एक ही ऑब्जेक्टिव होता है और 2-2 3-3 क्वेश्चन उसमें से बना रहे होते हैं। तो जो चीज़ जो ऑब्जेक्टिव आपका एक क्वेश्चन से पूरा हो रहा है तो आप उसमें दूसरा खामखा ना ठोसे, मीन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आप दूसरा क्वेश्चन ऐड करने की। उसके बाद स्टेप 3 के अंदर अगर आ जाएं तो स्टेप 3 के अंदर स्पीकिंग ऑफ क्वेश्चनियर्स क्वेश्चनियर के क्वेश्चन के मुतालिक अगर हम बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना क्लियर है, मीन हर क्वेश्चन के बारे में आपको कंफर्म हो, आपको पता हो कि ये कितना क्लियर क्वेश्चन मैंने बनाया है। आया ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है कि जो मैं पूछूंगा तो फिर क्या होगा कि आगे जो मेरा रिस्पॉन्डेंट होगा उसको पता ही नहीं होगा, वो मुझसे पूछेगा कि आप क्या कहना क्या चाहते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका हर एक क्वेश्चन जो है वो क्लियर कट है और इजीली अंडरस्टैंडेबल है। Ask for the right and relevant questions no matter what, and the key is to be directed and avoid using complex words for easy understanding. For example, an average person might be unaware of some medical terms used in the questionnaire. Simplify it instead so lesser questions be asked. सही है, अगर आप अपने क्वेश्चनेयर के क्वेश्चंस को आसान बनाते हैं तो आपसे कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी जिस रिस्पॉन्डेंट को आप देंगे फिल करने के लिए वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसके लिए हर क्वेश्चन खुद ही अंडरस्टैंडेबल होगा। तो आपको दोबारा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। तो इस तरह से यू विल बी आस्क्ड लेसर क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कि द डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर द मेडिकल क्वेश्चनेयर शुड एट लीस्ट बी यूजर फ्रेंडली और इजी टू आंसर। इजी टू आंसर होना चाहिए, अदरवाइज सम पीपल माइट टेक लॉन्गर इन आंसरिंग इट। ऑब्वियसली जब क्लास के अंदर आप डेटा कलेक्ट करने जाते हैं तो 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं और आपने कोई 100-150 क्वेश्चनर या रिस्पॉन्सेज लेने होते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो ज़्यादा लेंथी है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, या आपने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, तो वो क्या होगा, उसका नुकसान ये होगा कि वो ज़्यादा टाइम लगेगा आपका, सही है, और आगे जो रिस्पॉन्डेंट होगा वो भी ऑफेंसिव हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, इरिटेटेड हो जाएगा। तो ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। एंड फाइनली डिसाइड द क्वेश्चनियर्स फाइनल आउटपुट, और आपने फिर क्वेश्चनियर का फाइनल आउटपुट जहन में रखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चनियर के बाद जो मेरे पास डेटा आएगा उसको मैं कैसे यूज़ करूँगा, सही है। तो वो क्वेश्चन का जो बेसिक आउटपुट है, जिसके लिए जो बेसिक मकसद है, वो आपको पता होना चाहिए। हाँ, सही है। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे एक टेम्पलेट है जो क्वेश्चनेयर हमने डिस्कस किया उसका ये ब्रीफली टेम्पलेट आप देखें। यहाँ पे सबसे पहले आपने टाइटल ऐड करना है, उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपने देना होता है, बिल्कुल थोड़ा सा। उसके बाद कंसेंट। अब कंसेंट इन्फॉर्म्ड तो होगा, लेकिन अगर आप सिंपल क्रॉस सेक्शनल स्टडी लेके जा रहे हैं, या आपका अगर टाइटल ऐसा है जो आपके ऑब्जेक्टिव्स और प्रोसेस को कम्प्लीटली डिफाइन कर रहा है, तो फिर आप सिर्फ इस तरह भी एक सेंटेंस लिख सकते हैं कि आई गिव कंसेंट टू टेक पार्ट इन दिस स्टडी, और आगे उसका एक बॉक्स बना के जिसके ऊपर आगे वो टिक लगाएगा जो भी रिस्पॉन्डेंट होगा। लेकिन अगर आपका कोई क्लिनिकल ट्रायल है या कोई कॉम्प्लेक्स स्टडी है, तो आप एक अलग से पेज के ऊपर कंसेंट परफॉर्मा बनाते हैं और उससे फिर साइन करवाते हैं, और वो भी हर क्वेश्चनर के साथ स्टेपल करके अटैच करके आप हर एक रिस्पॉन्डेंट को देते हैं। वो कंसेंट फॉर्म को अलग से फिल करता है और फिर क्वेश्चनर की तरफ अलग से आता है। हाँ, अगर आप सेपरेट कंसेंट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो फिर बायोडाटा उसके ऊपर बेहतर है कि आप उसके ऊपर लिखें इसकी बजाय, क्वेश्चनर की बजाय। अदरवाइज
बायोडाटा आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बायोडाटा के अंदर अगर आप देखें नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, कॉन्टैक्ट और एनी अदर कोई भी चीज़ जो आप रेलिवेंट पूछना चाहते हैं, कोई इंस्टीट्यूट है या कोई एफिलिएशन वगैरह जो भी है। अब देखो काफ़ी सारी स्टडीज़ के अंदर हमें नेम नहीं चाहिए होता, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए हम कहते हैं कि नेम नहीं लेते। लेकिन अगर आपका क्लिनिकल ट्रायल है तो आपको नेम की भी ज़रूरत होगी, एड्रेस की भी ज़रूरत होगी और कॉन्टैक्ट की भी ज़रूरत होगी। तो इस तरह से बायोडाटा के अंदर चेंजेस हो जाती है, बट बायोडाटा का जो कंपोनेंट है वो तकरीबन हर क्वेश्चनर के अंदर कांस्टेंट रहता है। इवन कुछ क्वेश्चनर ऐसे भी होंगे जिसमें सिर्फ नेम आपको पता होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ों का आपको पता नहीं होता। लेकिन फिर भी मीन के जो बायोडाटा का कंपोनेंट है वो हर हाल में कांस्टेंट ही रहता है। उसके बाद है इंस्ट्रक्शंस फॉर द रिस्पांस फॉर द रिस्पांस ऑफ द क्वेश्चन या क्यूरीज। आपने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देनी है कि आपके रिस्पोंडेंट ने जो आगे उसके क्वेश्चन आ रहे हैं उसको कैसे आंसर करना है, उनका रिस्पांस कैसे देना है। तो ये इंस्ट्रक्शन भी आपके क्लियर कट होने चाहिए। और उसके बाद आपकी जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, ये आपने खुद डिफाइन करना है कि मेरे कितने क्वेश्चनर बनाते हैं। ज़्यादा बेहतर यही होता है कि कम से कम क्वेश्चन हो और टू द पॉइंट क्वेश्चन हो, ताकि रिस्पोंडेंट से आप इंफॉर्मेशन भी जल्दी ले सकें और बाद में जब आप डेटा एनालाइज करें तो उसमें भी आपके लिए आसानी हो। बट रिमेंबर कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने कुछ लोग इस तरह भी करते, एक कंसेंट को ऊपर ले जाते, इधर छोटा सा लिखते थे कि आई गिव कंसेंट टू टेक पार्ट इन द स्टडी टाइटल्ड बिलो। टाइटल बिलो ये टाइटल आ जाता है और यहाँ पे आ जाता है कोई टिक वगैरह का या कोई सिग्नेचर का वो बना लेते हैं और उस पर उससे साइन लेते हैं। उसके बाद ये इसको स्किप कर लेते हैं बिल्कुल, क्योंकि उनका टाइटल जो होता है वो ऑलरेडी डिफाइनिंग होता है उनके रिसर्च प्रोसेस का। उसके बाद कंसेंट तो हमारा ऊपर चला गया, उसके बाद बायोडाटा होता है और इंस्ट्रक्शन होते हैं और नीचे फिर वही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जनरली ये सिंपल जो सैंपल है ये क्या होता है फॉलो होता है और इसी तरह से आपका क्वेश्चनर बनता है। तो यहाँ तक जो भी बातें थी वो सारे क्वेश्चनर के मुतालिक थी। होप कि आपको कुछ ना कुछ इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि क्वेश्चनर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, हम कैसे चूज़ करते हैं और फिर वो अथॉरिटी कौन सी होती है जो हमें क्वेश्चनर चूज़ करने के बाद हमें परमिशन देती है। तो इस तरह से आपने ये सारा कुछ करना है। आज का टॉपिक यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम डेटा कलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे कि जब हम क्वेश्चनर भी हमने बना लिया, हमें एथिकल अप्रूवल लेटर भी मिला, तो हमने अब डेटा कैसे कलेक्ट करना है उसके मुतालिक हम बात करेंगे। सो फार अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।